हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि लाप्लास इक्वेशन को पढ़ते हैं जब बाउंड्री कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है तो उसको डिटेल में हम स्टडी करते हैं। तो अपने पास क्या रहेगी? बाउंड्री कंडीशन। इसकी सबसे पहले देखते हैं ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले हमने लाप्लास इक्वेशन में की स्टडी की थी, उसमें एक क्वेश्चन लिया था अपन ने। पर्टिकुलर एक क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन लिया था अपन ने जिसमें एक कंडक्टर था जिसकी रेडियस आर ए ली थी, और दूसरा कंडक्टर अपन ने लिया था जिसकी रेडियस अपन ने आर बी ली थी। ठीक है। और इस रीजन में, इस वाले रीजन में अपन ने पोटेंशियल वगैरह फाइंड आउट करने की कोशिश की थी। ये वाला रीजन है, कौन सा रीजन है? आर बी बड़ा होगा और आर ए छोटा होगा। ठीक है। एक जो कंडक्टर था वो ग्राउंडेड था और दूसरे कंडक्टर पे पोटेंशियल वी नोट था। अगर बाउंड्री कंडीशन लिखने का प्रयास करें इसमें तो V बराबर 0 एट R बराबर आर ए, V बराबर वी नोट एट R बराबर आर बी। ठीक है। तो ऐसी बाउंड्री कंडीशन थी अपने पास जिसके लिए अपन ने पोटेंशियल वगैरह निकालने के लिए लाप्लास इक्वेशन यूज ली थी। लाप्लास इक्वेशन यूज ली थी। ठीक है। तो एक पर्टिकुलर बाउंड्री कंडीशन को पढ़ने के लिए हम लाप्लास इक्वेशन का यूज ले रहे हैं, तो एक ऐसी कंडीशन को बना दी जाए जिससे हम पढ़ सकें कि बाउंड्री कंडीशन बना दें जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की सारी बातें पढ़ सकें। तो क्या होती है बाउंड्री कंडीशंस, वो देखते हैं। तो बाउंड्री कंडीशन दो प्रकार की होगी अपने पास। बाउंड्री कंडीशन टू टाइप की होती है, पैरेलल बाउंड्री कंडीशन दूसरी है परपेंडिकुलर बाउंड्री कंडीशन। दूसरी आपके पास परपेंडिकुलर बाउंड्री कंडीशन, दूसरी है परपेंडिकुलर बाउंड्री कंडीशन। ठीक है। पहली पैरेलल बाउंड्री कंडीशन हो गई, दूसरी परपेंडिकुलर बाउंड्री कंडीशन हो गई। अगर वेक्टर फॉर्मेट में लिखा जाए तो आपके पास कोई भी ए वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके लिए हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने जा रहे हैं, तो दो प्रकार की होगी। एक होगी पैरेलल, इस तरीके से नोटेशन यूज लेंगे, सॉरी परपेंडिकुलर का नोटेशन इस तरीके से यूज लेंगे और पैरेलल का नोटेशन इस तरीके से यूज लेंगे। तो इस बार इसको लिख सकते हैं, दिस notation is used in perpendicular boundary condition. Perpendicular boundary condition. Boundary condition. ठीक है। और this type of notation is used. This type of notation is used in parallel boundary condition. Parallel boundary condition। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या होती है बाउंड्री कंडीशंस, उस पर बात करते हैं। इतना नोट कीजिएगा, उसके बाद में अपन बाउंड्री कंडीशन की बात करते हैं। ठीक है। टू टाइप की बाउंड्री कंडीशन होगी, पैरेलल बाउंड्री कंडीशन, परपेंडिकुलर बाउंड्री कंडीशन। अगर नोटेशन में देखें, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हुई कोई भी चीज़ के लिए हम पर्टिकुलर वेक्टर फॉर्मेट में देखें तो एक आपके पास परपेंडिकुलर नोटेशन में हो जाएगी, एक पर पैरेलल नोटेशन में हो जाएगी। जो नोटेशन इज यूज्ड परपेंडिकुलर बाउंड्री कंडीशन, दिस टाइप ऑफ नोटेशन इज यूज्ड इन पैरेलल और दिस टाइप ऑफ नोटेशन यूज्ड इन परपेंडिकुलर बाउंड्री कंडीशन। ठीक है। हम दो प्रकार के नोटेशन को यूज लेंगे। ठीक है। होती क्या है पैरेलल बाउंड्री कंडीशन, परपेंडिकुलर बाउंड्री कंडीशन, उसको देखते हैं।
सबसे पहले परपेंडिकुलर बाउंड्री कंडीशन को देखते हैं। परपेंडिकुलर बाउंड्री कंडीशन, परपेंडिकुलर बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। ये आपके पास परपेंडिकुलर बाउंड्री कंडीशन है, इसको देखते हैं। कोई भी आप एक सरफेस ले लीजिए, चाहे आप वो सरफेस कोई भी चार्ज डेंसिटी उस पर मान लीजिए, कोई भी चार्ज उस पर लाइज कर रहा है, कोई भी चार्ज मान लीजिए या फिर चार्ज डेंसिटी मान लीजिए। एक बार मैं सिंपल सरफेस ले रहा हूँ, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले रहा हूँ, जस्ट ऊपर पॉइंट ले रहा हूँ जिसकी डायरेक्शन कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा हूँ या कोई भी पोटेंशियल ले रहा हूँ, कोई भी ऊपर ले रहा हूँ, ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन ले रहा हूँ। केवल हम जो ये प्रकार की बाउंड्री कंडीशन पढ़ रहे हैं, ये जो आपके बाउंड्री कंडीशन है ये आपके ईएमटी में यूज होगी। मैग्नेटिज्म में अलग बाउंड्री कंडीशन यूज लेंगे, मैग्नेटिज्म में अलग बाउंड्री कंडीशन यूज लेंगे, वो बी वेक्टर की बाउंड्री कंडीशंस होंगी, ठीक है। परंतु ईएमटी में जो बाउंड्री कंडीशन यूज लेंगे, ई वेक्टर की बाउंड्री कंडीशन हम यूज लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड अपन यूज ले रहे हैं, यहाँ पर जो सरफेस है इसके ऊपर की तरफ, इसके नीचे की तरफ जो भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड यूज ले रहे हैं उसकी डायरेक्शन एक ऊपर की तरफ कर दी है, और जो यहाँ पर नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड यूज लेंगे उसकी डायरेक्शन अपन ने ऊपर की तरफ कर दी है। तो हम लिखेंगे कोई भी वेक्टर कह दीजिए, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं जस्ट थोड़ी देर बाद बात करूंगा। तो इसमें कोई भी वेक्टर कह दीजिए, एनी वन वेक्टर मैंने कह दिया ए वेक्टर, ठीक है। और ए वेक्टर कह दिया तो इसका कौन सा पार्ट हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो गई तो परपेंडिकुलर पार्ट हो गया, ठीक है। ये परपेंडिकुलर पार्ट हो गया। और ये किसके नीचे, सरफेस के नीचे, तो ये बिलो हो गया, ठीक है। इसी तरीके से ये ए वेक्टर पार्ट हो गया, ये किसके नीचे, सरफेस के ऊपर है, तो ए परपेंडिकुलर, ये और अबो, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा, या कोई भी आप सरफेस मान लोगे, ठीक है। ये सरफेस आप कंसीडर कर लोगे, कोई भी सरफेस आप कंसीडर कर लोगे, ओके। तो सरफेस के नीचे वाला पार्ट बिलो, सरफेस के ऊपर वाला पार्ट अबो, इन दोनों पार्ट के बीच का जो डिफरेंस है, ए परपेंडिकुलर अबो माइनस ए परपेंडिकुलर बिलो, ठीक है। इनका जो डिफरेंस है उसको हम कौन सी कंडीशन कहेंगे, परपेंडिकुलर बाउंड्री कंडीशन कहेंगे। क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर बाउंड्री कंडीशन कहेंगे, परपेंडिकुलर बाउंड्री कंडीशन कहेंगे, बाउंड्री कंडीशन कहेंगे। जो इनके बीच का डिफरेंस है, जो नीचे अबो वाला बिलो वाला पार्ट है और अबो वाला पार्ट है, अबो वाले और बिलो वाले पार्ट के बीच में जो डिफरेंस है उसे हम कौन सा कहेंगे, परपेंडिकुलर बाउंड्री कंडीशन। और ये क्या होना चाहिए, जस्ट बिलो होना चाहिए, ये पार्ट होना चाहिए जस्ट बिलो होना चाहिए, और ये पार्ट जस्ट अबो होना चाहिए। जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कंसीडर कर रहे हैं ऊपर या चाहे नीचे, कोई भी, जस्ट एग्जांपल के तौर पर ये जस्ट बिलो पार्ट होना चाहिए, ये आपके पास जस्ट अबो पार्ट होना चाहिए, जस्ट अबो पार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो हम इस बात को लिख के चलते हैं, क्या होता है ये। तो आप लिखोगे यहां पर डिफरेंस बिटवीन both difference between just above and just below part, just above and just below perpendicular part is called perpendicular boundary condition, boundary condition, ठीक है। मैं क्या लिख रहा हूं एक बार समझोगे, डिफरेंस बिटवीन जस्ट अबो एंड जस्ट बिलो परपेंडिकुलर पार्ट
इस परपेंडिकुलर पार्ट को भी लिख के चलो क्या है ये, ठीक है। इस परपेंडिकुलर पार्ट को भी लिख के चलते हैं क्या है ये, तो लिखिएगा परपेंडिकुलर पार्ट, परपेंडिकुलर पार्ट, ठीक है। एज यूज्ड इन ईएमटी, ठीक है। इसको थोड़ा सा दूसरी तरीके से लिखें, परपेंडिकुलर पार्ट इज, परपेंडिकुलर पार्ट इज ए ईएमटी पार्ट। ईएमटी का पार्ट होगा लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड। जो परपेंडिकुलर पार्ट मैग्नेटिक फील्ड में होता है, परंतु अपन जो परपेंडिकुलर पार्ट यूज ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में यूज ले रहे हैं, तो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड में लिख के चलेंगे। परपेंडिकुलर पार्ट इज ए ईएमटी पार्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ईटीसी, ठीक है। इस तरीके से हम लेके चलेंगे। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, जो जस्ट अबो पार्ट है, ये जस्ट अबो पार्ट है। कोई भी वेक्टर लिया हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे कुछ भी, जस्ट अबो पार्ट है और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, और ये जस्ट अबो पार्ट बिलो पार्ट है और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। कोई भी वेक्टर लिया हूं और दोनों की डायरेक्शन एक तरफ है, जिससे इन दोनों का डिफरेंस अबो माइनस बिलो, तो हम परपेंडिकुलर बाउंड्री कंडीशन कहेंगे। और ये बात हमेशा याद रखना, दोनों की डायरेक्शन एक तरफ होगी, ठीक है। दोनों की डायरेक्शन एक तरफ होगी, इसकी भी ऊपर की तरफ होगी और इसकी भी ऊपर की तरफ होगी। चाहे आप ऐसे लिख सकते हो, इसकी नीचे की तरफ होगी, इसकी नीचे की तरफ होगी। मतलब डायरेक्शन दोनों की, अबो वाले पार्ट की और बिलो वाले पार्ट की डायरेक्शन एक डायरेक्शन में होनी चाहिए। नीचे है तो नीचे होनी चाहिए, अबो है तो अबो होनी चाहिए, ऊपर की तरफ है तो ऊपर होनी चाहिए, नीचे की तरफ है तो नीचे ही होनी चाहिए, ठीक है। अब इस नोट को भी, इसको नोट कर लीजिए और एक बात और लिख के चलेंगे अब, ठीक है। ठीक है, अब नोट करके चलेंगे एक पार्ट और, नोट करके देखना क्या नोट करते हैं अब। इसको यूज कैसे लेते हैं वो समझोगे अब। तो सबसे पहले एक नोट लगाओगे, डायरेक्शन ऑफ बोथ पार्ट, डायरेक्शन ऑफ बोथ पार्ट, बोथ परपेंडिकुलर, बोथ perpendicular part is in the same direction, in the same direction, same direction, direction of the both perpendicular part in the same direction। डायरेक्शन तो पहले लिख चुके हैं तो इसको मिटा दीजिए। both perpendicular part in the same direction, ठीक है। इस तरीके से लिख लीजिए, बोथ परपेंडिकुलर पार्ट इज सेम डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अब, यूज कैसे लेंगे। यूज कैसे लेंगे ऐसा लिख दीजिए, कैसे लेंगे, ठीक है। हिंदी में लिख दीजिए यूज कैसे लेंगे। तो यूज कैसे लेंगे, इसको सबसे पहले लिखोगे, इसका कोई भी आपको वेक्टर दे रखा है उसका डाइवर्जेंस ले लोगे। कोई भी आपको वेक्टर दे रखा है उसका डाइवर्जेंस ले लोगे, ठीक है। डाइवर्जेंस निकाल लोगे, ठीक है। डाइवर्जेंस निकालने के बाद आप क्या करोगे, यूजिंग, सेकंड आपका पार्ट होगा यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम, और इसका दूसरा नाम है डाइवर्जेंस थ्योरम का डाइवर्जेंस
गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। फिर आप क्या लगाओगे, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाओगे। ठीक है, पहला सबसे पहले डाइवर्जेंस लोगे, फिर यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, तीसरा पार्ट, मेकिंग ए पिल बॉक्स देन बॉक्स ऑफ थिकनेस वेरी स्मॉल। और फोर्थ पार्ट है रीच द कंक्लूजन, रीच द आंसर लिख दीजिए, आप आंसर के पास पहुंच जाओगे। ठीक है, ये चार पार्ट है जिसको हम यूज लेंगे, किसके, परपेंडिकुलर बाउंड्री कंडीशन में ही पढ़ रहे हैं, यूज कैसे करें। ठीक है, ये चार पार्ट हो गए तो आपके पास परपेंडिकुलर बाउंड्री कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। थिकनेस वेरी स्मॉल का मीन आप लगा सकते हो अपसाइला इक्वल टू 0, एल इक्वल टू 0, जो भी आपका मीन है वो लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं परपेंडिकुलर बाउंड्री कंडीशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। परपेंडिकुलर बाउंड्री कंडीशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर बाउंड्री कंडीशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाउंड्री कंडीशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या है, कोई भी, तो इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं गॉस डाइवर्जेंस, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। क्या होती है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम यूज ले रहे हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले मैं डाइवर्जेंस थ्योरम लगा रहा हूँ, उसके बाद मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूज करके बताऊंगा कैसे लगाते हैं डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम बता रहा हूँ कैसा होता है। ये आपके पास गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होती है, डाइवर्जेंस ऑफ डेल्टा वी, तो आपके पास क्या बनेगा, एरिया बनेगा, क्लोज एरिया बनेगा। ये आपके पास जो डाइवर्जेंस थ्योरम होती है वो होती है। ठीक है, तो इसमें हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि आपके पास ये डाइवर्जेंस थ्योरम है, तो इसमें हम आगे बढ़ें तो क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए निकाल रहे हैं, तो इसकी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड पुटअप कर दीजिए। ठीक है, डी, और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए निकाल रहे हैं तो इसके लिए ए वेक्टर की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड पुटअप कर दीजिए। ठीक है, अब डेल क्रॉस ई क्या होता है आपके पास, रो अपॉन अपसाइला नॉट। डेल क्रॉस ई क्या होता है आपके पास, रो अपॉन अपसाइला नॉट। ठीक है, तो अब रो अपॉन अपसाइला नॉट इसकी जगह पुटअप कर दीजिए, रो डीवी अपॉन अपसाइला नॉट वी इक्वल टू एस ई डॉट डी एस। ये सरफेस एरिया हो गया। ये वाला पार्ट जो आपके पास ये थ्योरम होती है, वॉल्यूम को किस में चेंज करती है, ये सरफेस एरिया में चेंज करने वाली थ्योरम होती है। सरफेस एरिया में चेंज करने वाली आपके पास थ्योरम होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे थे कि आपके पास डेल क्रॉस ई ये होता है आपके
गाउस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्मेट, जो आपका गाउस लॉ होता है इन डिफरेंशियल फॉर्मेट में ये होता है। इसकी जगह अपन ने ये यूज ले लिया है रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट बाहर चला जाएगा, ए 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट वी रो डीवी एस ई डॉट डी एस। ठीक है, इस तरीके से हम यहां पर यूज लेंगे। ठीक है, तो अब इसकी कोई जरूरत नहीं है तो मैं मिटो रहा हूं ये वाला साइड वाला। ठीक है, ये लगा सकते हो, यहां पर यूज क्या किया है अपन ने, यहां पर लगा सकते हो यूज क्या किया है, डेल क्रॉस ई वेक्टर अपॉन रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये अपन ने यूज लिया है। ठीक है, अब हम चर्चा करें इस पे। तो रो डी वी क्या होता है आपका, चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है। तो इसको क्यू इनक्लोज लिख सकता हूं मैं, इनक्लोज्ड लिख सकता हूं अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एस डी ई डी एस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपके पास फ्लक्स और ये हो गया आपके पास क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आपका क्या हो गया, गाउस लॉ। क्या हो गया ये, गाउस लॉ, गाउसेस लॉ। ठीक है, ये हमने पहला कंक्लूजन ले लिया है कि सबसे पहले गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम लगा दिया है, जिससे हम अपन को क्या मिला, डायरेक्ट गाउस लॉ मिला, जो 12th क्लास में हमें पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो इसके बाद में हम एक पिल बॉक्स बनाकर कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कंक्लूजन पे। नेक्स्ट हम एक पिल बॉक्स बनाकर हम उसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक सरफेस, जो हमने परपेंडिकुलर बाउंड्री कंडीशन पढ़ी थी जब हमने एक सरफेस कंसिडर की थी, वो बनाते हैं। और उस पूरी सरफेस पे जो चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी प्रोवाइड कर देते हैं। पूरी सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी हम प्रोवाइड कर देते हैं। तो पूरी सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी प्रोवाइड कर दीजिए, पूरी सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी प्रोवाइड कर दीजिए। ये मैंने पूरी सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, पूरी सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा प्रोवाइड कर दी है। यहां पर लिख सकते हो सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी प्रोवाइड कर दी है। और परपेंडिकुलर बाउंड्री कंडीशन ले रहे हैं, उसमें एक बात ध्यान में रखेंगे, जो भी बाउंड्री कंडीशन लेंगे, जिसकी डायरेक्शन लेंगे, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेंगे तो वो एक ही डायरेक्शन में लेंगे। एक अबो में लेना चाहें तो अबो में लेंगे, बिलो में लेना चाहें तो बिलो में लेंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो मैं एक कोई भी वेक्टर ले रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर ले रहा हूं, ये आपका इलेक्ट्रिक बिलो परपेंडिकुलर पार्ट, ये इलेक्ट्रिक बिलो अबो परपेंडिकुलर पार्ट। ठीक है, इतना हो गया। तो अपन गाउस पिल बॉक्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं एक बार देखना, देखो डायग्राम बनता है मेरे से। तो मैं पिल बॉक्स बनाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, ये अपन ने एक पिल बॉक्स बनाया है जिसकी 6 सरफेस होंगी। तो देखोगे कौन कौन सी 6 सरफेस होंगी। पहली सरफेस, पहली इसको कह दीजिए, चलो ऊपर वाली को पहली कह दीजिए, इसको दूसरी कह दीजिए। ठीक है, इसको तीसरी कह दीजिए, इसको चौथी कह दीजिए, इसको पांचवी कह दीजिए, पांचवी के पीछे छठी कह दीजिए। ये 6 सरफेस आपके पास होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डायरेक्शन लूँ, अगर इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेने का प्रयास करूं, कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेकर इसको डायरेक्शन में डिवाइड करूं, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, जेड के पॉजिटिव डायरेक्शन, ये आपकी क्या हो जाएगी माइनस जेड के नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, ये आपके पास डायरेक्शन हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं यहां पर आपके पास 6 सरफेस हो गई,
6 सरफेस हो गई, तो 6 सरफेस का कंट्रीब्यूशन होगा फ्लक्स में, किसका कंट्रीब्यूशन होगा, 6 का 6 सरफेस का कंट्रीब्यूशन होगा। तो लिख दीजिए जो अपनी पहली इक्वेशन आई थी, E डॉट ds इक्वल टू Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये अपने पास पहली इक्वेशन आई थी। तो इस पहली इक्वेशन में, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आई थी, तो इस फर्स्ट इक्वेशन में हम, तो आपके पास जो फ्लक्स होगा 6 सरफेस का होगा, तो यहां पर 6 सरफेस का जो फ्लक्स है वो लिख दीजिए, ठीक है। तो 6 सरफेस का आप फ्लक्स लिखोगे तो ये क्लोज जो आपका चिन्ह लग रहा है, जो साइन लग रहा है क्लोज का, वो हट जाएगा, क्योंकि पर्टिकुलर साइन कब लगता है, जब आप एक चार्ज देखोगे, Q प्लस Q चार्ज है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलेट हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलेट होगा, चारों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलेट होगा, चारों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलेट होगा। इस तरीके से चारों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलेट होगा। अगर माइनस का चिन्ह है, माइनस Q है, तो सर्कुलेट अंदर की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, चारों तरफ से अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलेट होगा, ठीक है। चारों तरफ से अंदर की तरफ सर्कुलेट होगा, इसमें बाहर की तरफ सर्कुलेट होगा। अगर इसके चारों तरफ अगर एक सरफेस बना दी जाए, ये देखिए चारों तरफ एक सरफेस बना दी जाए ऐसे करके, ऐसे करके सरफेस बना दी जाए, तो ये क्लोज सरफेस हो गई। इसमें चारों तरफ से सरफेस बना दी जाए, तब ये आपके पास क्या हो जाएगी, क्लोज सरफेस हो जाएगी, ठीक है। तो क्लोज सरफेस हो जाएगी जब यहां पर गाउस लॉ लगेगा, परंतु पर्टिकुलर हम हर एक सरफेस के लिए गाउस लॉ लगाना चाह रहे हैं, तो हर एक पर्टिकुलर सरफेस के लिए हम लगा देंगे। तो कैसे लगाएंगे, तो देखोगे, तो 6 की 6 सरफेस के लिए लगाएंगे। ये अपनी एक इक्वेशन थी। अब दूसरी इक्वेशन में बनाने का प्रयास करता हूं। तो फर्स्ट सरफेस के लिए E डॉट ds प्लस सेकेंड सरफेस के लिए E डॉट ds, थर्ड सरफेस के लिए E डॉट ds, फोर्थ सरफेस के लिए E डॉट ds, फिफ्थ सरफेस के लिए E डॉट ds, सिक्स्थ सरफेस के लिए E डॉट ds, ठीक है, बराबर Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखोगे अपन ने एक पिल बॉक्स बनाया था जिसकी थिकनेस छोटी ली थी, तो इसमें जो थिकनेस में 1 नंबर इक्वेशन है, इसको मिटा रहा हूं, इसको 2 नंबर इक्वेशन कह रहा हूं। तो देखोगे तो अपन ने जो इक्वेशन ली थी, जो अपन ने थिकनेस छोटी कही थी, तो ये आपके पास जो सरफेस है, ये सरफेस पे कट कर रही है, ये सरफेस पे कट कर रही है, और ये पीछे पांचवी और छठी कट कर रही है, सरफेस को कट कर रही है, जिसके कारण थिकनेस है छोटी लेने के अनुसार वो बहुत ही जीरो की तरफ जा रही है, जीरो की तरफ जा रही है। तो 3, 4, 5, 6 सरफेस का कोई भी कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये कट ही कर रही है। इस जो आपकी सरफेस है, 4 डेंसिटी की सरफेस है, उसको ये कट कर रही है, 3 कट कर रही है, 4 कट कर रही है, 5 कट कर रही है और 6 कट कर रही है, तो इसका कंट्रीब्यूशन 0 होगा। केवल कंट्रीब्यूशन 2 और 1 और 2 का होगा, ठीक है। कैसे होगा 1 और 2 का, मैं फिर से बता रहा हूं। 3 कैसे कट कर रही है, 3 वाली सरफेस ऐसे कुछ, ठीक है, 3 वाली सरफेस ऐसे, 4 वाली सरफेस ऐसे है, और 5 वाली सरफेस ऐसे कुछ बन नहीं रही है, 3D का डायग्राम है, और 6th वाली इसके पीछे है, ठीक है। तो ये आपके पास 3 हो गई, ये 4 हो गई, ये 5 हो गई, ये तीनों सरफेस 3, 4, 5, 6 कट, इस सरफेस जो सरफेस है इसको कट कर रही है, तो जिसके कारण इसका कंट्रीब्यूशन, जो फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो इसको 0 करके चलेंगे। इसको लिख दीजिए, कंट्रीब्यूशन ऑफ 3, 4, 5 एंड 6 इज 0, ठीक है। तो इसका कंट्रीब्यूशन आपके पास 0 हो गया, तो मैं यहां पर लगा देता हूं
ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। ओके, तो अब नेक्स्ट बात करता हूं मैं, फर्स्ट और सेकंड का क्या कंट्रीब्यूशन होगा उस पर बात करते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। तो इतना नोट कीजिएगा आप। फर्स्ट 2 का कंट्रीब्यूशन क्या होगा वो देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट और 2 का कंट्रीब्यूशन क्या होगा वो देखते हैं। नोट तो करते जा रहे हो साथ साथ में। तो फर्स्ट और सेकंड का कंट्रीब्यूशन क्या होगा वो देखते हैं। फर्स्ट और सेकंड का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, तो सबसे पहले आपके पास क्या हो गई, फर्स्ट का कंट्रीब्यूशन ई डॉट डी एस, सेकेंड का कंट्रीब्यूशन ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय अपसाइलन नॉट, ठीक है। तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये जो सरफेस है ये आपकी, ये मैं सरफेस बना रहा हूं कुछ इस तरीके से, ऊपर की तरफ सरफेस है, ठीक है, और ये नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से सरफेस है, ठीक है। तो ये सरफेस क्या हो गई, अबो वाली हो गई, और ये सरफेस क्या हो गई, बिलो वाली हो गई। या आपके पास सरफेस अबो वाली हो गई, ये सरफेस आपके पास बिलो वाली हो गई, ठीक है। दोनों सरफेस हो गई, तो एक तो हो गई अबो वाली, एक हो गई बिलो वाली। तो जो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, एक की ऊपर की तरफ होगी, मैंने शो कर रखी है इसमें, देखोगे एक के ऊपर की तरफ हो गई ई परपेंडिकुलर, अबो की ऊपर की तरफ हो गई ई परपेंडिकुलर, बिलो की भी ऊपर की तरफ हो गई। परंतु डीएस है, एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, एरिया की डायरेक्शन क्या होगी वो भी देखोगे। तो एरिया की डायरेक्शन, तो एरिया की डायरेक्शन है वो मैंने यूनिट वेक्टर से शो कर रखी है, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम में लूंगा तो मैं ऊपर और नीचे को जेड कह रहा हूं और साइड वालों को एक्स वाई कह देता हूं। तो ये जो आपका प्लेन होगा एक्स वाई प्लेन होगा, जिसकी जो आपका प्लेन होगा जो एक्स वाई प्लेन होगा, और जिसकी जो यूनिट वेक्टर होगा ऊपर की तरफ जेड केप होगा, नीचे की तरफ माइनस जेड केप होगा, ठीक है। तो नीचे की तरफ माइनस जेड केप होगा, तो उसकी डायरेक्शन भी मैं इस तरफ शो कर रखी है, फिर दोबारा शो कर देता हूं यहां पर। तो उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, प्लस जेड केप, इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, माइनस जेड केप, ओके। तो इन दोनों की डायरेक्शन प्लस जेड केप हो गई, इसकी माइनस जेड केप हो गई। तो ये कंट्रीब्यूशन फर्स्ट और सेकंड का क्या होगा, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिल गया, की डायरेक्शन भी मिल गई, और सरफेस की जो डायरेक्शन है उसकी वो भी मिल गई। तो दोनों की डायरेक्शन मिल गई, तो मैं इसमें पुटअप कर देता हूं। तो कैसे पुटअप करता हूं तो आप देखोगे। तो मैं पुटअप करता हूं, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड अबो वाला पार्ट चाहे बिलो वाला पार्ट, दोनों की एक तरफ डायरेक्शन है, यानी कांस्टेंट है ये। तो कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल दीजिए, ई अबो, अबो मैं नीचे लिख रहा हूं, परपेंडिकुलर ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है। चेंज कर दे रहा हूं मैं, कोई साइन थोड़ा नोटेशन चेंज कर रहा हूं। परपेंडिकुलर मैं नीचे लिख रहा था, इसको ऊपर लिख दीजिए, इसको नीचे लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कैसे भी इसको यूज करते हो, ठीक है। इसके बाद में ds प्लस ई फर्स्ट का ds और ई बिलो परपेंडिकुलर सेकंड का ds, ठीक है। नोट कीजिए, इक्वेशन नंबर 3 हो गई है, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब एरिया की बात कर लें, तो एरिया क्या है, ये मैंने क्यूबॉइड लिया है, क्यूब लिया है, क्यूबॉइड मत लीजिए, क्यूब ले लीजिए। पिल बॉक्स को आप क्यूब मान लीजिए, क्यूब मानोगे तो इसका जो एरिया हो जाएगा आपके पास, जो इसका आपके पास एरिया हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। इसका एरिया आपके पास क्या हो जाएगा, इसका भी एरिया आपके पास क्या हो जाएगा, इसका भी एरिया आपके पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो दोनों का आपके पास एरिया ए हो जाएगा, जिसका आप लिखोगे एरिया ए। तो सबसे पहले मैं इसको मिटाता हूं, डायरेक्शन इसमें शो कर रखी है अपन ने, यहां पर थोड़ा सा और बताता हूं डायरेक्शन के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, E1 की, E1 लगा रखा है ना अपने, E1 यानी E परपेंडिकुलर बिलो अबो, और E2 की जेड कैप, ठीक है।
एक ही डायरेक्शन है दोनों की जेड कैप में, तो जेड कैप, तो ई बिलो परपेंडिकुलर प्लस जेड कैप, ये भी प्लस जेड कैप होगी क्योंकि एक ही डायरेक्शन लूंगा, बिना एक डायरेक्शन के लिए बाउंड्री कंडीशन सॉल्व नहीं होगी। डीएस फर्स्ट की एरिया ए ले लूं इसका, और इसकी डायरेक्शन प्लस जेड कैप, इसकी डायरेक्शन प्लस जेड कैप, और इसकी डायरेक्शन माइनस जेड कैप। डीएस टू की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ए माइनस जेड कैप। ठीक है, तो इसको नोट कर दीजिए। तो ई अबो बिलो तो लिख चुके हैं अपन, तो अब लिख देते हैं ई अबो परपेंडिकुलर एरिया ए, इसका पूरा का डीएस मैंने किया, जो इंटीग्रल है इसका पूरा किया, तो मेरे पास एरिया क्या आ गया, ए। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन जेड कैप, इसकी डायरेक्शन जेड कैप, तो यूनिट हो गया जेड कैप प्लस जेड कैप इंटू जेड कैप यूनिट हो गया, और दोनों प्लस है तो यहां पर प्लस का चिन्ह, यहां पर माइनस का चिन्ह, क्योंकि जेड कैप यूनिट हो गया और ये माइनस का चिन्ह बच गया। बिलो परपेंडिकुलर ए बराबर क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसकी पिल बॉक्स की भी जरूरत नहीं है, तो अब हम आगे चलते हैं, इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं परपेंडिकुलर बाउंड्री कंडीशन में। इसका क्या आगे क्या कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो ये आपके पास था इक्वेशन नंबर 5 कहा था अपन ने इसको। तो अब Q को क्या लिख दीजिए, Q इनक्लोज को E परपेंडिकुलर अबो A माइनस E परपेंडिकुलर बिलो, ऊपर नीचे कैसे भी लिख सकते हो आप। Q को क्या लिखोगे, सिग्मा A साथ में मल्टीप्लाई है ही इसके भी, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ए सब में से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, परपेंडिकुलर अबो माइनस ई परपेंडिकुलर बिलो इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास कंट्रीब्यूशन बचेगा। इक्वेशन नंबर 6 नोट कीजिएगा इतना, ये आपके पास परपेंडिकुलर बाउंड्री कंडीशन हो गई है। अब पैरेलल बाउंड्री कंडीशन पे चर्चा करते हैं। ई परपेंडिकुलर अबो ई परपेंडिकुलर बिलो इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब परपेंडिकुलर बाउंड्री कंडीशन पे चर्चा करते हैं। परपेंडिकुलर पे हो गए, पैरेलल बाउंड्री कंडीशन पे चर्चा करते हैं। पैरेलल बाउंड्री कंडीशन, पैरेलल बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, इस पे चर्चा करते हैं। तो इस पे कैसे चर्चा करोगे, तो वही एक सरफेस ले लोगे। सबसे पहले ए वेक्टर लोगे, जिसकी ऐसी सरफेस लोगे कोई भी चार्ज डेंसिटी नहीं है, केवल एक सरफेस है। सरफेस ले लीजिए, एक सरफेस आपने ले ली है एक। ठीक है, और इसके जस्ट अबो पार्ट, जस्ट बिलो पार्ट नीचे होगा, और पैरेलल कैसे होगा, जो सरफेस के उसके पैरेलल होगी, डायरेक्शन उसके पैरेलल होगी। ठीक है, ए परपेंडिकुलर इक्वल टू ए पैरेलल। ठीक है, ए पैरेलल। ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन ए वेक्टर होगा, जिसका ए पैरेलल बिलो, ये आपका क्या हो जाएगा, अबो। ठीक है, और ये डायरेक्शन इस तरफ है, तो दूसरा लेना चाहो आप तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ ले लोगे। ठीक है, यहां जड डायरेक्शन ले रहे हो, इस तरफ आप जड डायरेक्शन ले रहे हो, इस तरफ जड केप ले रहे हो, तो इस तरफ आप डायरेक्शन ले लोगे माइनस जड केप ओनली। बस इतना सा फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो आपका जो होगा ए पैरेलल अबो
माइनस ए पैरेलल बिलो क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, वो आपको पैरेलल बाउंड्री कंडीशन बताएगा। तो लिख दीजिए नीचे, डिफरेंस बिटवीन जस्ट अबोव एंड जस्ट बिलो perpendicular part डिफरेंस बिटवीन जस्ट अबो एंड जस्ट बिलो, परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल पार्ट। आपके पास पैरेलल पार्ट है, पैरेलल पार्ट इज कॉल्ड पैरेलल बाउंड्री कंडीशन, इज कॉल्ड पैरेलल बाउंड्री कंडीशन। डायरेक्शन की बात करें, सेम, बोथ आर सेम लिख सकते हो, बोथ आर सेम। ठीक है, इतना आप नोट कीजिए। ये भी यहां पे लिख दीजिए, ए परपेंडिकुलर, ए पैरेलल अबो, ए वेक्टर परपेंडिकुलर अबो। ठीक है, इतना नोट कीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पर क्या यूज लेंगे, यूज कैसे लेंगे इसका। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यूज कैसे लेंगे इसका। यूज कैसे लेंगे वो बात करते हैं, इसका यूज कैसे लेंगे वो बात करते हैं। तो पैरेलल बाउंड्री कंडीशन का यूज कैसे लेंगे, यूज कैसे ले, हेडिंग डालोगे यूज कैसे ले। तो इसका यूज कैसे लेंगे, सबसे पहले इसमें वहां पर डाइवर्जेंस लिया था, यहां पर कर्ल ले लोगे, यहां पर क्या लोगे, कर्ल लोगे। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप, यूजिंग कर्ल थ्योरम या कर्ल स्टोक थ्योरम। ठीक है, यूजिंग कर्ल थ्योरम और कर्ल स्टोक थ्योरम। ठीक है, आप यूजिंग क्या लोगे, कर्ल थ्योरम लोगे या कर्ल स्टोक थ्योरम लोगे। तीसरा, यहां पर क्या, वहां पर पिल बॉक्स मेक किया था, तो यहां पर क्या मेक करोगे, मेकिंग लूप एयर फोर क्या, ऑफ लगाओ, ऑफ थिकनेस वेरी स्मॉल। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास रीच द कंक्लूजन। ठीक है, नोट कीजिए इतना। मैं देखता हूं वीडियो चल रहा है क्या आपका। ठीक है, अब इसको लिखते हैं अपन, यूज कैसे करेंगे इसको। चार तरीके से लिख सकते हैं। पहला कर्ल लोगे, कर्ल थ्योरम या कर्ल स्टोक थ्योरम। तीसरा मेकिंग लूप हेयर ऑफ थिकनेस स्मॉल, और तो चौथा है आपका रीच द कंक्लूजन। ठीक है, अब इसका जो डेरिवेशन है वो कर लेते हैं। ठीक है, इसका डेरिवेशन अब कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर वही चार्ज डेंसिटी ले लेते हैं, प्लस 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 यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अपन ने सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा ले लिए। ठीक है, तो अब एक लूप ले लेते हैं यहाँ पर। लूप की कोई भी एक डायरेक्शन ले लेते हैं।
इस तरीके से डायरेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब सबसे पहले कर्ल यूज लेते हैं। तो यूजिंग कर्ल थ्योरम, कर्ल थ्योरम, कर्ल थ्योरम को यूज ले लेते हैं। तो कैसे लोगे यूज कर्ल थ्योरम को? डेल क्रॉस ए वेक्टर डी एस एस इक्वल टू क्लोज पाथ ए डॉट डी एल वेक्टर। ये आपके पास कर्ल थ्योरम हो गई। अब ए वेक्टर की जगह यहाँ पर क्या यूज ले सकते हो? ए वेक्टर की जगह यहाँ पर ई वेक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए निकाल रहे हैं तो वो यूज ले सकते हो। एस क्रॉस ई वेक्टर डॉट डी एस पाथ ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इतना नोट कीजिए, 2 इक्वेशन। तो हम क्या जानते हैं? डेल क्रॉस ई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 0 होता है, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 0 होता है, तो ये इसके 0 के बराबर आ जाएगा। तो ई डॉट डी एल पाथ भी आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो पाथ कितने टाइप के हो जाएंगे? पाथ कितने टाइप के हो जाएंगे आपके यहाँ पर? पाथ 4 टाइप के हो जाएंगे। फर्स्ट टाइप यहाँ लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप यहाँ लगा दीजिए, सेकंड टाइप यहाँ लगा दीजिए, थर्ड टाइप यहाँ लगा दीजिए, फोर्थ टाइप यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, ये आपके पास पाथ हो जाएंगे। इतना नोट कीजिएगा आप। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं अपन। ये आपके पास पाथ हो गए 4, तो इसको क्लोज इंटीग्रल को हटा सकते हैं क्योंकि 4 पाथ को हम अलग अलग तोड़ रहे हैं, तो क्लोज इंटीग्रल हटा सकते हैं। तो ई वेक्टर डॉट डी एल फर्स्ट, ई डॉट डी एल सेकेंड, ई डॉट डी एल थर्ड, ई डॉट डी एल फोर्थ इक्वल टू 0। तो आपका कंट्रीब्यूशन 2 और 4 का 0 हो गया। परपेंडिकुलर कंडीशन में भी अपन ने डिस्कस किया था, तो इसको लिख दीजिए। कंट्रीब्यूशन ऑफ 2 एंड 4 इज R0। तो कंट्रीब्यूशन 2 और 4 का क्या हो गया? आपके पास 0 हो गया। तो मेन कंट्रीब्यूशन 1 और 3 का हो जाएगा, तो ये आपके पास कंट्रीब्यूशन 0 हो गया, ये कंट्रीब्यूशन 0 हो गया। तो मेन कंट्रीब्यूशन 1 और 3 का होगा, तो कैसे होगा देखोगे। इसकी सबसे पहले डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन की बात करते हैं सबसे पहले। तो इसकी डायरेक्शन की बात करें, दोनों की बात करें तो डायरेक्शन की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से इस तरफ ऐसे है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ ऐसे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अबो पैरेलल और इलेक्ट्रिक फील्ड बिलो पैरेलल। ठीक है, इस तरीके से। तो नोट कीजिएगा इतना। ठीक है, तो ये आपके पास परपेंडिकुलर हो गया, इस तरफ डायरेक्शन हो गई। परंतु आपके पास जो डीएल की डायरेक्शन है, डीएल की एक की तो नेगेटिव की तरफ है, डीएल वेक्टर की एक की तो नेगेटिव की तरफ है माइनस जेड कैप, और एक की डायरेक्शन आपके पास पॉजिटिव की तरफ है डीएल प्लस जेड कैप। ठीक है, तो आप लगा दीजिए फर्स्ट और थर्ड में। कैसे लगाओगे फर्स्ट और थर्ड में? तो ई ये तो कांस्टेंट है, तो ई की भी डायरेक्शन लिख देता हूँ। ई फर्स्ट की क्या हो जाएगी? ई पैरेलल अबो। ठीक है, ई सेकंड की क्या हो जाएगी?
ई पैरेलल बिलो। ठीक है, तो बिलो आपके पास हो जाएगी। ठीक है, अब इसको लगा दीजिए ई पैरेलल अबो इसकी डीएल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसमें डीएल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एल लिख दूं डीएल को, एल ही लिख देता हूं डीएल को, डीएल बराबर एल माइनस जेड कैप लिख दूं इसको कह दूं एल प्लस जेड कैप। ठीक है, तो ये आपके पास एल जेड कैप हो जाएगा। जेड कैप क्या हो जाएगा, इसका जेड कैप, ये भी जेड कैप है, ये भी जेड कैप है, तो इसका जेड कैप एक यूनिट हो जाएगा। तो एल माइनस ई बिलो जेड कैप इसका जेड कैप और इसका जेड कैप और इसका जेड कैप यूनिट हो जाएगा, माइनस का आगे चिन्ह लग जाएगा, एल इक्वल टू 0। एल आपके पास, ये आपके पास इक्वेशन बन गई। तो एल 0 में भेज दीजिए, तो ई परपेंडिकुलर अबो माइनस ई परपेंडिकुलर बिलो इक्वल टू 0, यानी ई परपेंडिकुलर अबो इक्वल टू ई परपेंडिकुलर बिलो। ठीक है, इतना आप नोट कीजिए। इक्वेशन नंबर मैं लिख देता हूँ कितनी है, 2 नंबर, 3 नंबर, ये 4 नंबर। ठीक है, नोट कीजिए, इतना जूम करके नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, ठीक है, तो नोट कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं अपन, ये ई परपेंडिकुलर ई दोनों बराबर हो गए, यानी दोनों का जो अंतर है वो 0 आ गया। तो ये आपके पास जो पैरेलल बाउंड्री कंडीशन है हमेशा कंटिन्यूस होती है, जो दोनों में अंतर है वो 0 आ जाए तो आपके पास कंटिन्यूस बाउंड्री कंडीशन होगी। ठीक है, तो आप इसके नीचे लिख सकते हो। ठीक है, अब मैं अभी इसको मिटाने जा रहा हूं। ठीक है, तो इसके नीचे आप लिखोगे मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ पैरेलल बाउंड्री कंडीशन इज 0। मेन कंट्रीब्यूशन, इसको बचा के रखना है अपने को। ठीक है, मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ, मैं लिख देता हूं, चलो, मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ पैरेलल बाउंड्री कंडीशन is continuous। मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ पैरेलल बाउंड्री कंडीशन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं कंबाइंड फॉर्मेट ऑफ बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, तो जो अपन ने कंक्लूजन देखा वो एक बार कंक्लूजन देख लेते हैं, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। ई परपेंडिकुलर अबो माइनस ई परपेंडिकुलर बिलो वाला पार्ट आपके पास क्या हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ये आपके पास ई पैरेलल अबो इक्वल टू ई पैरेलल बिलो वाला पार्ट हो गया, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, तो मैं अब कंबाइंड फॉर्मेट को देखते हैं क्या होगा कंबाइंड फॉर्मेट। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन हो गई, तो कंबाइंड फॉर्मेट ऑफ बाउंड्री कंडीशंस, कंबाइंड फॉर्मेट ऑफ बाउंड्री कंडीशंस पे चर्चा करते हैं। नोट कीजिएगा इतना। तो कंबाइंड अब है अपना टॉपिक, कंबाइंडेड फॉर्मेट ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, कंबाइंड फॉर्मेट ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, इतना। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन 1 में इक्वेशन अपन एक चर्चा करते हैं। एक इक्वेशन अपने को पता है ग्रेडियंट v होती है। ठीक है, तो इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 3 कह दीजिए इसे। इक्वेशन 3 को हम पुटअप करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो कैसे पुटअप करोगे, तो यह आ जाएगा माइनस डेल्टा बी अबो परपेंडिकुलर प्लस माइनस माइनस प्लस
ई की जगह डेल्टा वी परपेंडिकुलर बिलो इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, माइनस का मल्टीप्लाई करा दीजिए सब में, अबो माइनस डेल्टा बिलो माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन बन गई अपने पास, तो आपके पास डेल्टा है तो डेल्टा को क्या लिखोगे, अपॉन डेल्टा एक्स आई कैप, डेल्टा वाई जे कैप, डेल्टा अपॉन डेल्टा जेड के कैप। पर्टिकुलर एक्स वाई जेड को छोड़कर एक ही हम डेल्टा लिखना चाहें, एक ही डायरेक्शन में डेल्टा लिखना चाहें, एन कोई भी डायरेक्शन आप दे सकते हो, एन कैप ये लिख सकते हो, कोई भी डायरेक्शन कह सकते हो। ये क्यों लिखा मैंने, इसकी क्यों जरूरत पड़ी मुझे लिखने की, डेल्टा एन तीनों को कंबाइंड करके मैंने ऐसे लिख दिया है। कैसे लिखा, तो आप इसके नीचे लिखोगे, ये कोई भी सरफेस है आपकी जिस पे बात कर रहे थे, जो सरफेस है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसमें क्यू है, सिग्मा है। ठीक है, तो आप इसकी जो डायरेक्शन है प्लस एन कैप है, एन कैप क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एन कैप रिप्रेजेंटेड परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द सरफेस, ये रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो, इसकी जगह यहां पर इसको आप लिख सकते हो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द सरफेस रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो इसको आप यहां पर इमर्ज कर सकते हो। तो आपके पास 4 नंबर इक्वेशन हो गई, इसको 5 नंबर इक्वेशन कह दीजिए। अब छठे इक्वेशन में हम बनाएंगे, इसको कैसे इमर्ज करेंगे, यहां पर इसको इसमें इमर्ज करते हैं। ठीक है, तो देखोगे कैसे इमर्ज करते हैं। तो सबसे पहले इसको इमर्ज करेंगे, तो डेल्टा अपॉन डेल्टा एन वी अबो परपेंडिकुलर पार्ट एन कैप माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एन कैप बिलो वाला पार्ट, और ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका कंबाइंड फॉर्मेट ऑफ 6 नंबर इक्वेशन हो गई, कंबाइंड फॉर्मेट ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर बाउंड्री कंडीशन, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर बाउंड्री कंडीशंस। और इसमें लिखने का कोई मतलब नहीं बचेगा अपने पास, ई पैरेलल अबो बिलो बराबर ई पैरेलल अबो, इसमें लिखने का कोई मतलब नहीं बचेगा, क्योंकि इसमें डेल्टा लगाएंगे, वी लगाएंगे और डेल्टा वी यहाँ लगाएंगे तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों तरफ, तो इसमें मतलब ही नहीं बचेगा लिखने का। ठीक है, तो इसमें कंटिन्यूस फॉर्मेट में नहीं लिखते, केवल इसमें परपेंडिकुलर फॉर्मेट में लिखते हैं। अगर आप लिख सकते हो इफ प्लेन इज XY plane, then perpendicular direction is Z cap. So यूनिट वेक्टर Z डायरेक्शन लगा सकते हो, Z डायरेक्शन लिखो इसको, Z डायरेक्शन। सो यूनिट वेक्टर ऑफ Z इज Z कैप। ठीक है, तो आपके पास जो प्लेन है XY प्लेन हो, देन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ Z डायरेक्शन हो जाएगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या हो जाएगी, Z डायरेक्शन हो जाएगी। ये आपके पास क्या है, XY प्लेन है, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या हो जाएगी, Z कैप हो जाएगी। ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन Z हो जाएगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन Z हो जाएगी, और जिसका यूनिट वेक्टर हम यूज लेंगे डायरेक्शन को बताने के लिए, उसी डायरेक्शन में चलते रहेंगे। तो उसी डायरेक्शन में जब हम चलेंगे तो उसका यूनिट वेक्टर यूज लेते हैं, तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा आपके पास, Z कैप हो जाएगा। ठीक है,
तो जेड कैप आपका यूनिट वेक्टर हो जाएगा। इसको इस फॉर्मेट को जेड कैप में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करोगे? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एन, एन की जगह क्या रखोगे? जेड, जेड कैप अबो वाला पार्ट परपेंडिकुलर है ये, माइनस डेल अपॉन डेल्टा जेड, ये भी परपेंडिकुलर है। बिलो वाला पार्ट जेड कैप बराबर माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से यूज कर सकते हो। अगर प्लेन आपके पास क्या हो, एक्स जेड प्लेन हो, तो आपके पास वाई यूज लोगे। तो वाई कैसे लोगे? वाई अबो परपेंडिकुलर वाई कैप माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई, वाई कैप बिलो, बिलो वाला पार्ट माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इस तरीके से हम यूज लेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करें, इतना लिखिए। नेक्स्ट हम बात करें तो ये वाई हो गया। कौन सा प्लेन हो गया आपके पास? इस बाउंड्री कंडीशन को यूज लोगे तो कौन सा प्लेन हो गया? एक्स जेड प्लेन हो गया। ठीक है, अब अगर हम बात करें एक्स, और अगर हम बात करें डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स अबो परपेंडिकुलर माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स बिलो परपेंडिकुलर इक्वल टू माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये कौन सा प्लेन हो जाएगा? वाई जेड आपके पास प्लेन हो जाएगा, और जिसका यूनिट वेक्टर एक्स कैप होगा और एक्स डायरेक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी। एक्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ओके, अपनी बाउंड्री कंडीशन समाप्त हो चुकी है, तो इतना आप नोट कीजिएगा। तो अपनी बाउंड्री कंडीशन अपन ने समाप्त कर दी है। अगले जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे 4th और 5th और 6th लेक्चर में कोऑर्डिनेट सिस्टम के पे बात करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बात करेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बात करेंगे। 4th, 5th और 6th लेक्चर में कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बात करेंगे। ऐसे ही हमारी जो वीडियो है उसको लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और नेक्स्ट वीडियो हम इन पे बनाएंगे। और IIT जी और नीट की वीडियो भी हमारी जल्दी आने वाली है। थैंक यू।